नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में खेला होगा नहीं होगा, ये लालू यादव और नीतीश कुमार जाने, तेजस्वी यादव जाने। लेकिन आज जिस तरह से एबीपी बिहार को दिए गए इंटरव्यू में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और इसके तत्काल बाद राजद प्रवक्ता का इंटरव्यू भी इसी चैनल ने लिया और तब राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो इन दोनों बयानों के मायने क्या है और इन दोनों बयानों के मायने के बीच पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने आकर कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान को न्योता दिया गया है 15 जनवरी को। जी हां, आज से 72 घंटे बाद, जी हां 72 घंटे बाद दही चूड़ा भोज के लिए लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है। तो इन दही चूड़ा भोज में क्या बिहार की सियासत अब नए सिरे से तय होने वाली है? राजद और जदयू के प्रवक्ताओं के बयान का मकसद क्या है? और इसके अलावा चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि आंदोलन के नाम पर हुड़दंगई करने की छूट आखिर किसने दी? क्या नीतीश कुमार के प्रशासन ने दी या आंदोलन करने वाले लोगों ने दी? इन सब पर भी हम आएंगे, लेकिन सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बिहार की सियासत के और बिहार के घटनाक्रम के आप लाइव वायर कहे जाते हैं और आप हमारे दर्शकों को बहुत शिद्दत से दर्शकों को इंतजार रहता है कि ऋषि मिश्रा जी आए हैं तो कुछ खुलासा करेंगे। हम बीपीएससी छात्रों के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन हुड़दंग में बदला, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले सियासी खबरों पर, जिसने पारा गर्म कर दिया है कि 72 घंटे बाद दही चूड़ा भोज में पशुपति कुमार पारस के घर क्या होगा, और उसके पहले राजद और जदयू के प्रवक्ता का बयान, जिसमें एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई राजनीति में अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता और दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में कब कौन सा खेला हो जाए ये कोई नहीं जानता। सियासी मायने बताइए इस दही चूड़ा भोज के 72 घंटे पहले इन बयानों के। अभिषेक जी, यदि एक तरफ राजद के प्रवक्ता है, एक तरफ जेडीयू के प्रवक्ता है, दोनों पंडित जी हैं और दोनों का बयान करीब करीब सेम है कि राजनीति में कोई न दुश्मन होता है न दोस्त होता है। और दूसरी तरफ राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि बिहार में तो खेला होता ही रहता है। कब कौन सा खेला हो जाए ये कौन इसकी गारंटी ले सकता है? कब कौन सा खेला हो जाए और खेला होता ही रहता है, तो इसके तो फिर मायने हैं। और जेडीयू के जो अभिषेक झा है, हालांकि चुनाव बेचारे हार गए हैं, लेकिन तेज तरह प्रवक्ता तो है। नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार होते हैं। मृत्युंजय तिवारी तेजस्वी यादव के करीबियों में शुमार होते हैं। तो इसके संकेत क्या है? दोनों प्रवक्ताओं ने एक सा बयान दिया है कि राजनीति में कोई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कब खेला हो जाए। एक ही चैनल को दिया है और एक ही दिन दिया है। तो ये नए साल का जो जनवरी का जो महीना होता है अभिषेक जी, बड़ा राजनीति में उथल पुथल लेकर आता है। ये खासकर चूड़ा दही का जो कार्यक्रम है, चूड़ा दही खा किसके कौन नेता किसके दही खाएंगे, किसके चूड़ा खाएंगे, उसके बाद क्या होगा। और देखिए, आप देखिए ना, 14 तारीख के कार्यक्रम है, उसके बाद 18 को राहुल गांधी का कार्यक्रम है, 18 को ही राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तो तमाम ऐसे जो डेवलपमेंट है, उससे पहले इन दो नेताओं का बयान। तो राजनीति में ये गॉसिप चल रही है, ये क्या नीतीश कुमार मान गए हैं, क्या नीतीश कुमार की जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे थी कि 115 से कम पे नहीं लड़ेंगे, बीजेपी ने मान लिया है, या पर्दे के पीछे यदि ऑप्शन बी नीतीश कुमार लेके चल रहे हैं, यदि 115 120 के आसपास बातचीत नहीं बन पाती है, तो क्या वो तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने परसों ने कल ही कहा है कि चाचा को लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने
के बराबर है। हालांकि राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। पूर्व में भी आपने देखा, अमित शाह से लेके तमाम बीजेपी के बड़े नेता, बिहार के सुशील मोदी, तमाम ऐसे नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा था। एक जमाना वो भी था जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर सवाल उठाया था, और आज एक साथ है। तो राजनीति में इन बयानों का कोई अर्थ नहीं होता है। मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री को वो एक तरह से गाली दिया था, प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाया था। उस महिला आर्किटेक्चर से जोड़ के क्या क्या नहीं कहा था। आज 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 भाजपा ने उनको टिकट दिया है कि नहीं दिया है? रावल नगर से भाजपा ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया है कि नहीं दिया है? आईएसआई एजेंट तक कहा था, क्या 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 नहीं कहा था नरेंद्र मोदी को लेकर। तो राजनीति में ऐसे बयानों का महत्व नहीं होता। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आप नीतियों का विरोध कीजिए, किसी के व्यक्तिगत और बिलो द बेल्ट जाके हमला नहीं करना चाहिए, जैसा कपिल मिश्रा ने किया। अब आता हूं बिहार पे। राजनीति बिहार में नो डाउट कुछ महीनों से राजनीति की संभावना और उथल पुथल का जो माहौल बना हुआ है, कब क्या हो जाए, और उसमें ही दो प्रमुख ऐसे पार्टी जिनके मिलन से नया सरकार का उदय हो सकता है, और दोनों प्रवक्ताओं का इस प्रकार का बयान कुछ न कुछ राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। जी, अब राजनीतिक संकेत की बात कर रहे हैं आप कि राजद और जदयू के प्रवक्ताओं का बयान एक ही चैनल पर एक ही दिन थोड़ा आगे पीछे, और उसके बीच में अचानक एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब नीतीश कुमार ने 7 दिन की सरकार 25 साल पहले बिहार में बनाई थी, यानी अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री जब पहली बार नीतीश कुमार बने थे मार्च 2000 में, 25 साल पहले, तो उनके साथ 3 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। सुशील कुमार मोदी, पशुपति कुमार पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी, 3 ही मंत्री थे उनके 7 दिन की सरकार में। उन 3 मंत्रियों में से एक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस का दही चूड़ा भोज अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? पशुपति कुमार पारस बिहार की राजनीति में वोटों के मामले में रिलेवेंट नहीं है, बहुत प्रासंगिक नहीं माने जाते कि उनके पास वोटों का कोई जखीरा है ठीक ठाक, लेकिन सियासत में दही चूड़ा का जखीरा तो उनके पास है, और दही चूड़ा पर लोगों को जुटाने में भी उनकी क्षमता अब जाहिर हो रही है। तो क्या लगता है, सीधे सीधे नीतीश कुमार को लालू यादव के यहाँ जाते तो हड़कंप मचता, लालू यादव नीतीश कुमार के यहाँ दही चूड़ा खाने आते तो हड़कंप मचता, वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ जो हर साल दही चूड़ा भोज होता है, जदयू नेता, वहां दोनों इकट्ठा होते तो हड़कंप मचता। तो क्या जानबूझ करके क्या चुनाव किया गया है पशुपति कुमार पारस का इस भोज के लिए? सब सवाल ये है कि क्या पशुपति पारस वह कड़ी हैं जो नीतीश और लालू को जोड़ने का काम कर रहे हैं? पर्दे के पीछे कोई डील हुई है पशुपति पारस, लालू और नीतीश के बीच में? और पशुपति पारस देखिए, सिर्फ चूड़ा दही के कार्यक्रम को उसको जोड़ के मत देखिए। पशुपति पारस वह प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वह सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां दो बड़े नेताओं का मिलन होगा, बातचीत होगी, नजरे से नजरें मिलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे नीतीश राबड़ी आवाज चले जाते, लालू यादव से मुलाकात होती, लेकिन एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जहां लालू यादव भी आमंत्रित हैं और नीतीश कुमार भी आमंत्रित हैं, और पशुपति पारस भी उसी बीमारी से ग्रसित है जिस बीमारी से लालू यादव ग्रसित है। यानी बीजेपी का जो रिस्पांस पशुपति पारस को लेकर होना चाहिए था वो नहीं है। बेचारे राजनीति में एक तरह से साइड लाइन है। भतीजा अभी बीजेपी के लिए भतीजा उपयोगी है, चाचा उपयोगी नहीं है, तो चाचा को साइड लाइन कर दिया गया है। तो चाचा भी उस इक्वेशन को डेवलप करना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं जहां नीतीश और लालू या नीतीश तेजस्वी का मुलाकात हो, बातचीत हो, मुलाकात होगी, फिर बात होगी, फिर रिलेशन बनेंगे, फिर नई सरकार का भी गठन हो सकता है। पशुपति पारस का उसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। नई सरकार का गठन होगा ना, स्टेपनी बदली जाएगी, स्टेपनी बदली जाएगी, बिल्कुल सही कहा। हाँ, स्टेपनी बदली जाएगी। तो
पशुपति पारस के यहाँ जो भोज हो रहा है, चूड़ा दही का जो भोज हो रहा है, वो सिर्फ भोज नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ दो बड़े नेताओं का मुलाकात होगा। और मुलाकात क्या क्या करवाएंगे, बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलाएंगे, कौन सा खेला करवाएंगे, चलिए उस खेला पर आगे आते हैं, उसी खेला पर आगे आते हैं। हालांकि उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन एक खेला का संदेशा और उसका अंदेशा दरअसल दीपक शर्मा के चैनल पर, वरिष्ठ पत्रकार है दीपक शर्मा जी, उनके चैनल पर बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बहुत बड़ा अंदेशा जता दिया है कि नीतीश कुमार और के सांसद और मंत्री, और वो मंत्री राज्य सरकार वाले हैं या केंद्र सरकार वाले, ये उन्होंने नहीं कहा है, सांसद और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं और बीजेपी मौके का इंतजार कर रही है। उनके इस इंटरव्यू के बाद खलबली मची हुई है। तो एक तरफ सतपाल मलिक की स्वीकारोक्ति, याद रखिए सतपाल मलिक कुछ बोलते हैं, किसानों के मुद्दे पर सतपाल मलिक के बयान ने हड़कंप मचा दिया था, और सतपाल मलिक के जो खुलासे होते हैं दिल्ली हिलने लगती है। लेकिन इस बार तो दिल्ली के पहले पटना हिल रहा है, लेकिन स्थिति यही है कि इस बार पटना हिलेगा तो दिल्ली भी हिलेगा, क्योंकि पटना और हैदराबाद, वहां आंध्र प्रदेश, इन्हीं दोनों के बूते तो मोदी जी की सरकार चल रही है, दो बैसाखियां हैं। सवाल यही है कि सतपाल मलिक के खुलासे के बाद पशुपति कुमार पारस के इस दही चूड़ा भोज का महत्व बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गया। और सतपाल मलिक छोटे मोटे नेता नहीं है, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक जी कि वो उसी जनता दल परिवार से बिलोंग करते हैं जिस जनता दल परिवार कहिए, लोकदल कहिए, उसी लोकदल और जनता दल परिवार से आते हैं सतपाल मलिक, जिससे नाता कभी नीतीश कुमार का रहा है, कभी लालू यादव का रहा है। और सतपाल मलिक किसी चीज को लेकर यदि कह रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जेडीयू यदि ऑप्शन बी, मैंने शुरू में कहा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अरे ऑप्शन बी की तरफ नीतीश कुमार जाते हैं तो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। और ये जो डेवलपमेंट है ये राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है कि यदि नीतीश कुमार कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो जेडीयू के ही कुछ ऐसे नेता है, 4-5 नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो अमित शाह के संपर्क में है। और यही 4-5 नेता है जो नीतीश कुमार यदि चाहते भी हैं कि हम कुछ निर्णय लें तो कहीं ना कहीं उनको समझा बुझा के उस पर ब्रेक लगाने का काम करते हैं। तो ये 4-5 नेता कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। वो संख्या 10 हो सकती है, वो संख्या 11 हो सकती है, या वो संख्या उससे कम हो गई, एक नहीं का। लेकिन यदि नीतीश कुमार कोई स्टेप लेते हैं स्टेपनी बदलने का, तो इस प्रकार का खेल हो सकता है। क्योंकि देखिए एक फिल्म का डायलॉग है, वफादारी या दुकानदारी। एक कैरेक्टर से पूछा जाता है कि भाई तुम वफादारी करना चाहते हो या दुकानदारी, तो उस कैरेक्टर ने जवाब दिया कि वफादारी बहुत दिनों तक दिखा दिया हूं, वफादारी बहुत दिनों तक निभा दिया हूं, अब अपनी दुकानदारी भी चलनी चाहिए। तो जेडीयू में बहुत से नेता है कि वफादारी, दुकानदारी तो जेडीयू में, जो जेडीयू में बहुत से ऐसे नेता हैं, अब उनका यह मानना है कि वफादारी मैंने नीतीश कुमार के प्रति बहुत दिखा दी है, अब अपनी भी दुकानदारी चलनी चाहिए, अब हम भी तो कम कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन जाए या ऐसा कोई पद मिल जाए। तो ऐसे नेता है जेडीयू में। क्या नीतीश कुमार को इसका भनक है या नहीं है, ये नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन यदि ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं तो जिस तरफ सतपाल मलिक साहब ने इंगित किया है वो डेवलपमेंट जेडीयू में हो सकता है। खैर अगले सवाल पर आने के पहले ऋषि जी आपको याद दिला दे, अगर किसी ने वफादारी पर दुकानदारी को प्राथमिकता दी तो जान लीजिए नीतीश कुमार है। बोलते कुछ नहीं है, परिसीमन एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, किसकी सीट सुरक्षित हो जाए, जो भागा उसकी सीट बिहार में अगर सुरक्षित हो गई परिसीमन में, तो फिर उसके राजनीतिक करियर पर जी एक बात मैं भी जोड़ दूं। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। जेडीयू में जिन लोगों ने वफादारी के स्थान पे दुकानदारी को तरजीह दिया है वो अभी कहाँ है, किस हालात में है, कहने की जरूरत नहीं है जी। चाहे वो आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। उपेंद्र कुशवाहा ठीक है राज्यसभा चले गए हैं, वो भी नीतीश की कृपा से ही गए हैं। यदि नीतीश कुमार जोर नहीं लगाते तो बीजेपी भी उनके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। तो जो नीतीश कुमार को गच्चा देने का प्रयास किया है, उसको नीतीश कुमार ने ऐसा गच्चा दिया है कि वो फिर कहीं के रहने वाला। आरसीपी सिंह का हालत देखिए ना, एक राज्यसभा के लिए तरस रहे हैं।
हालांकि वो दावा तो बहुत बड़ा करते हैं कि बड़ा पार्टी बनाएंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो ऋषि जी मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा समय कम है ऋषि जी। वो सपना तो मैं भी देखता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। एक चीज बताइए, आपने लोकदल के जमाने के संबंधों का जिक्र किया, सतपाल मलिक और नीतीश कुमार के। तो जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मोहन प्रकाश और उनके समय में युवा लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे नीतीश कुमार। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने मोहन प्रकाश का स्वास्थ्य कैसा है जानने की जरूरत है? कहने की जरूरत नहीं है, वो पटना बहुत कम आते हैं और पीठ के दर्द से परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, मतलब बहुत सज्जन नेता है, बहुत ही सज्जन। तो क्या पहले भक्त चरण दास आए, जनता दल वाले, जनता पार्टी वाले, जनता दल वाले, तो भक्त चरण दास प्रभारी बने तो खेला हो गया। अब मोहन प्रकाश है। मैंने कहा ना, युवा लोकदल के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब नीतीश कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे युवा लोकदल के। तो क्या मोहन प्रकाश को इस खेला के लिए ही उनकी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद बिहार का प्रभारी बनाकर रखा गया है? हो सकता है मोहन प्रकाश, नहीं देखिए खेला हो ना हो, लेकिन जब मोहन प्रकाश थे तो मुझे, जब अपॉइंटमेंट हुआ था मोहन प्रकाश का, तो मुझे याद है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे। यदि मैं सही हूँ गलत हूँ तो आप मुझे टोकिएगा। मोहन प्रकाश को इसलिए ही भेजा गया था क्योंकि नीतीश कुमार भी उसी बैकग्राउंड से हैं और क्या कहते हैं मोहन प्रकाश भी उसी बैकग्राउंड से हैं। और राजनीति में देखिए, यदि युवा लोकदल के हिसाब से देखिए तो मोहन प्रकाश बहुत सीनियर हुए नीतीश कुमार से, तो इसीलिए उनको यहाँ भेजा गया था। और अभी भी यदि ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है तो मोहन प्रकाश एक वो महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। नीतीश कुमार और क्या कहते हैं मोहन प्रकाश के कैसे रिलेशन रहे कहने की जरूरत नहीं है। सतपाल मलिक हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, कई, देखिए राजनीति में कई ऐसे माध्यम होते हैं। नीतीश कुमार की इतना हैसियत है, यदि उनका मन बदलने का ही होगा तो डायरेक्ट राहुल गांधी से ही बात कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब किसी कड़ी की जरूरत नहीं। 1000 चैनल है। 1000 उनके सूचना ऋषि जी, उनके सूचना जनसंपर्क मंत्री, और मैं आपको जिसके ऊपर मुख्यमंत्री की छवि चमकाने की जिम्मेदारी होती है, उनके बेटे तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बिना नीतीश कुमार की सहमति या मर्जी के तो नहीं लड़ेंगे होंगे। नीतीश कुमार ने बर्खास्त भी नहीं किया उनको। और उनका भी बयान आया था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जी, एक इनसाइड स्टोरी ये बता दूं, एक इनसाइड स्टोरी आपको ये बता दूं कि लालू यादव के तुलना में नीतीश कुमार ने जो कांग्रेस को इंपॉर्टेंस दिया है वो लालू यादव ने कभी नहीं दिया, खासकर सीटों के मामले में। आपको याद होगा जब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी तो राजद बहुत कम सीटें देना चाह रही थी कांग्रेस को, लेकिन वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने प्रेशर बना के नीतीश को उनको सम्मानजनक सीटें दिलवाई। तो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं राहुल गांधी, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, एक मतलब एक परिधि होता है। उसके कारण नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से एनडीए में गए ऋषि जी। अब ऐसा यदि परिस्थिति बनता तो आ भी सकते हैं। जी ऋषि जी, नीतीश कुमार ने तो 40 सीटें दिलवा करके 27 जितवा दी थी। लालू यादव के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 70 सीटें ली, फिर भी 19 पर अटक गई। यही वास्तविकता है बिहार की। और उस 19 में भी 5-6 सीटें चिराग मॉडल के बूते थी। खैर, हम आते हैं अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंगई करने की इजाजत दी जानी चाहिए? कहां है नीतीश कुमार का प्रशासन? पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़े ही अच्छे नेता माने जाते हैं, समाज सेवा में लीन रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस मामले को लेकर पप्पू यादव से लेकर तमाम लोग, हम पत्रकार भी कई बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके समर्थक और उनकी पार्टी के कैडर कहीं ना कहीं अनुशासन को और सामाजिक मर्यादाओं को कथित तौर पर भंग करते रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी संभावनाएं सीमित होती हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है तेजस्वी यादव के समर्थक हो या पप्पू यादव के समर्थक? आज जो पटना में ड्रामा हुए, बिहार में जो ड्रामा देखने को मिला है, बीपीएससी के छात्रों की तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, सब राजनीति कर रहे हैं। एक राजनीति कर रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने। अब पप्पू यादव को चंद्रशेखर रावण का भी समर्थन था, एआईएमआईएम का भी समर्थन था, लेकिन इन सब समर्थन के बावजूद ये होगा बिहार में, ये तो पप्पू यादव ने भी कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह की चीजें होंगी। क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसलिए पप्पू यादव को जिम्मेवार मानता हूं। यदि आप आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के आप नेतृत्व करता है, ये जिम्मेवारी आपकी है कि आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। और ये हिंदुस्तान है, ये पाटलिपुत्रा की धरती है। आंदोलन यहाँ एक से एक बड़े आंदोलन हुए,
लेकिन आप यदि शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करेंगे तो आंदोलन का जो मकसद है वो डाइल्यूट हो जाता है अभिषेक जी। आज हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? मैंने खुद वो फुटेज देखा है। एक बेचारा सरकारी कर्मचारी ऑफिस जा रहा था, उसको कैसे घेर के पीटा गया है, कैसे गाड़ियों को तोड़ा गया है, कैसे हुड़दंग पटना से लेकर पूर्णिया तक हुड़दंग किया गया है। आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये प्रदर्शन अहिंसकवादी नहीं हो सकता था? गांधी के बताए गए मूल्यों के आधार पर नहीं हो सकता था? आप शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर सकते थे? ये डंडा लेके शोरूम के शीशा को फोड़ना, आप देखिए वो फुटेज, इनके समर्थक एक डंडा जैसे राज ठाकरे मुंबई में किया करते थे, ये पप्पू यादव। आप किसके घर तोड़ रहे हैं? आप किसके शोरूम के शीशा तोड़ रहे हैं? अपना ही बिहार के लोगों के शोरूम के शीशा तोड़ रहे हैं, अपना ही बिहार के लोगों के गाड़ी के शीशा तोड़ रहे हैं। और उस बेचारे को मारा है, घेर के थप्पड़ से मारा है, मतलब गाल में 4-5 थप्पड़ उसको मारा है। बताइए, ये आंदोलन का मकसद है। इसलिए पप्पू यादव एक अच्छे नेता होते हुए भी पैन बिहार के नेता इसलिए नहीं बन पा रहे हैं, उनका जो आंदोलन करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। और मैं तो डीजीपी विनय कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जिसने इस प्रकार का हुड़दंग किया है, तोड़फोड़ किया है, और उसको गिरफ्तार कीजिए और उसके संपत्ति से, उस संपत्ति का भर, सरकारी संपत्ति जिसका नुकसान हुआ है या निजी संपत्ति जिसका नुकसान हुआ है, उसका भरपाई हो। ऐसे हुड़दंगियों का बिहार में कोई स्थान नहीं है अभिषेक जी। मान लीजिए हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, अभिषेक जी मैं पप्पू यादव से कह रहा हूँ, आप सांसद नहीं होते पप्पू यादव, और अब आंदोलन हो रहा होता, आप रंजीता रंजन जी के साथ जा रहे होते, अपने बेटे के साथ जा रहे होते, और आपको कोई थप्पड़ मार देता, तब कैसा लगता आपको? हर व्यक्ति का अपना मान सम्मान होता है। मैंने उस दिन भी पटना के डीएम चंद्रशेखर का मजम्मत किया था कि डीएम साहब आपकी ये हैसियत नहीं है कि एक छात्र को आप थप्पड़ मार दीजिएगा। कौन सा कानून और संविधान आपको ये अलाउ करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आप देखिए अभिषेक जी, 2 सेकंड और लूंगा, आप देखिए पूरे आंदोलन का फुटेज देखिए, चंद विद्यार्थियों को छोड़कर मुझे नहीं लगता बीपीएससी अभ्यर्थियों से संबंधित छात्र पप्पू यादव के आंदोलन में थे। सब हुड़दंगी गुंडाई करने वाले लोग थे जो लोगों को परेशान कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर किसी भी तरह की हुड़दंगई की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बिहार से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एक तरफ सतपाल मलिक ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है अपने इंटरव्यू के माध्यम से, उनकी पार्टी की, नीतीश कुमार के शुभचिंतक जो उनकी पार्टी में है उनकी भी नींद उड़ा दी है। दूसरी तरफ राजद और जदयू के प्रवक्ताओं ने खेला होने की तरफ इशारा कर दिया है और पशुपति कुमार पारस के घर से 72 घंटे बाद महाखेला की गुंजाइश दिखाई देनी अब शुरू हो गई है। पारस का घर, क्या वहां से पारस पत्थर निकलेगा सियासत का, या सियासत के किसी पत्थर को ही पारस बनाने की कोशिश की जाएगी, ये पशुपति कुमार पारस ही जाने। लेकिन आमतौर पर सियासत जितनी संजीदा दिखती है उतनी होती नहीं है। नीतीश कुमार बेहद संजीदा राजनेता माने जाते हैं, इतने संजीदा राजनेता कि कुछ करना होता है तो कहते नहीं है, और जो कहते हैं अक्सर उसके उलट जाकर काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आज 12 जनवरी है और हम 72 घंटे के बाद उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब दही चूड़ा भोज होगा। मिथिला इलाके, मैथिली भाषी है पशुपति कुमार पारस, और मिथिला में ऋषि जी टूटी फूटी मुझे भी आती है, बड नीक दही जमावल जाय छे। थोड़ा बहुत हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैथिली हमू मैथिली बाजे छी, थोड़ा बहुत कोशिश करे छी। लेकिन हम मिथिला की दही नीक बोले छे, नीक बोले छी। चलू अहाँ मोहर लगा देली, बहुत बड़ा बात छे। चलू आई के इतना कह दियो जी। तो पशुपति कुमार पारस के दही चूड़ा भोज में दही कितनी बेहतरीन है, और दही चूड़ा के साथ मैरिनेट होकर के किस प्रकार से, उसमें गुड़ भी होगा। अब बिहार के लोग दही चूड़ा खाते हैं तो चीनी कम खाते हैं, कई लोग नमक, हरा मिर्चा और गुड़, सब अपनी पसंद के हिसाब से, कुछ लोग नमक लेते हैं, गुड़ लेते हैं, लेकिन हरा मिर्चा जरूर रखते हैं। तो सियासत में हरा मिर्चा यदि नीतीश कुमार के साथ, दही चूड़ा के साथ आता है तो ध्यान रखिए नीतीश कुमार अक्सर सियासत में भी हरे मिर्च को साथ रखते हैं।
थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। और इस सब का 15 तारीख के भोज का 18 तारीख को क्लाइमेक्स दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। तो उस महाखेला का इंतजार कीजिए जो 72 घंटे के बाद दिखने जा रहा है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।